थ्योरी की जरूरत नहीं है। अब हमें कोई समाजशास्त्री ये नहीं बता सकता कि नेशन इस तरह से बन सकते हैं और इसलिए कोई अगर नेशन के अगेंस्ट बोल रहा है तो वो एक्सेप्टेबल, ये कभी भी नहीं हो सकता। इससे हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए, हमें कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झटका दिया है, से चोट पहुंचाई, वो जेएनयू में, मैं आप सबके बारे में को क्लियरली बता रहा हूं कि किस चीज से मेरे को ये कि इस बारे में मैं सोचूं, इस बारे में मैं थोड़ा लिखने लगूं, कुछ पढ़ने लगूं। वो ये था, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि हिंदुस्तान में, देश की राजधानी में एक पढ़े लिखे लोग, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लोग भारत टेढ़े टुकड़े होंगे, ये कह सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता और ये कभी बर्दाश्त भी नहीं है, ये किसी तरह हालत में नहीं हम सोच सकते थे, लेकिन ये हुआ। और इसीलिए जरूरत है कि हमको अपने देश को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो देश है उसको हमने वैसे ही एक्सेप्ट करना है और उसको, उसकी जो प्रभुता है, उसकी अखंडता है, उसके हित में जो है सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ माय कंट्री ऑलवेज फर्स्ट, एवरी टाइम, वो सर्वोपरि है। उसको हमने कहीं भी किसी हालत में उस पर चोट नहीं लगनी दी। और सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उसी दिन शाम को, जिस दिन ये चीज सेम डे तो नहीं आई, एक दिन के बाद आई, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ लोग हमारे देश में ही उनको उस एक्शन को जस्टिफाई कर रहे थे, वो और भी ज्यादा चोट पहुंचाने वाला था। मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी इस चीज को किसी हालत में जस्टिफाई कर सकता है या ये चीज को कोई बर्दाश्त कर सकता है। जैसा कि आपने एक पुराना गीत है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत इसका अच्छी मीनिंग है। अब इस तरह के गानों का भी आभार हो गया है, मेरे ख्याल से इनकी बहुत जरूरत है। ये आपको जो स्वाधीनता मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, वो इतने आसानी से नहीं मिली। हम लोग करीब 1000 साल तक फॉरेन इन्वेडर्स के और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश रूल के अंदर रहे। तो उसके बाद अगर हमने ये स्वतंत्रता पाई है तो ये बहुत मेहनत से मिली है और इसमें बहुत लोगों की जाने गई हैं, बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो हमको इसको संजो के रखना है। किसी भी लेवल पे कोई भी बुद्धिजीवी हो, अगर इस वक्त ये डिफाइन करने लगता है कि नहीं, नेशन किस तरह से फॉर्म होते हैं और ये है, अभी तो ये फॉर्मेटिव प्रोसेस है, तो मेरी आप सबसे निवेदन यही है कि ये नहीं एक्सेप्ट करना है। हमारा भारत ऑलरेडी एक देश है, हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया ऑलरेडी एक देश है और इसको हमने कभी इसकी संप्रभुता, इसकी अखंडता पे कोई भी चोट नहीं आने देनी है। दूसरा पॉइंट है ड्यूटीज वर्सेस राइट, कर्तव्य और अधिकार। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छी तरह से दिए हैं आर्टिकल 14 में, और उन पे ज्यादा जोर भी दी गई है। और कर्तव्यों के बारे में एक बहुत छोटा सा रेफरेंस दिया गया है और गाइडलाइंस पास कर दी। मैं समझता हूं कि ये केवल इसलिए हुआ कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, वो कभी भी नहीं सोच सकते थे कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी चूकेंगे। उन्होंने वो अज्यूम कर लिया था कि हम अपना कर्तव्य का पालन तो करेंगे ही, तो इसलिए उन्होंने केवल आपको अधिकार दिए। लेकिन अब हम सोचते हैं कि हमने वो शायद देश बहुत तेजी से रैपिड उससे ग्रो किया और जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है वो ज्यादा हुआ है और हम अपनी परंपराओं को और अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। तो मैं जो मेरी समझ है, मैं समझता हूं कि आज इसकी बहुत जरूरत है कि किस भी तरह से हम अपने कर्तव्यों को भी फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड करें और इसके लिए
एक संविधान संशोधन भी होना चाहिए, जिससे कि आपको मालूम हो कि अगर आपके कर्तव्य है तभी आपको राइट्स मिलेंगे। और अगर आपने सब आदमी अपने कर्तव्य कर रहा है जिस प्रकार से उसने अपने कर्तव्य करने चाहिए, तो फिर अधिकारों को अपने आप ही पालन होगा। किसी भी को जरूरत नहीं होगी कि वो अधिकार का किसी तरह से भी उसका वायलेशन हो। जब आप कर्तव्य कर रहे हो तो कैसे वायलेट हो जाएंगे अधिकार? हर आदमी अपना कर्तव्य कर रहा है। वायलेशन तभी होगा जब कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, कोई अपना कर्तव्य नहीं कर रहा। तो इसलिए दोनों ही उतने इंपॉर्टेंट है। और जब तक क्योंकि ये तो एक मेरी सोच है, लेकिन इसमें जब तक ये कार्यान्वयन हो तो बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए अवेयरनेस, कर्तव्यों के बारे में अवेयरनेस, आपकी ड्यूटीज के बारे में अवेयरनेस, जितने भी छोटे से ग्रुप में अपने आसपास के लोगों को, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने छोटे से गांव में, जिसको भी आप बता सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी कर्तव्य पे भी उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए जितना कि आपके अधिकारों में। और जो हमारे पुराने जमाने के संस्कार थे, जो हम लोग कहते हैं कि ये बड़ा संस्कारी है बच्चा, ये बहुत, वो क्या है? वो संस्कार क्या है? वो केवल कर्तव्य है और कुछ नहीं। उस संस्कार में केवल आपके कर्तव्यों का ही दिया है। जो आदमी कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से करता है, उसको सब लोग कहते हैं कि बड़ा संस्कारी बच्चा है। लेकिन अब इसको डिफाइन करने की जरूरत है, इसको परिभाषित करने की जरूरत है, इसको एक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में दिखाने की जरूरत है। नेक्स्ट है माइंड वर्सेस बॉडी। माइंड और बॉडी का जो अगर परंपराओं के हिसाब से देखा जाए तो काफी मतभेद है। अगर आप माइंड, अपनी सोच, अपने मानसिक जो विचार हैं उनके ऊपर देखेंगे तो उसमें बेसिकली एक प्योरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। और जो बॉडी है, बॉडी एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कंफर्ट, सुविधाएं। उसको कंफर्ट्स मिलने चाहिए, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, और उसके पास कार होनी चाहिए, उसके पास एसी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। ये सब चीजें, ये सब माइंड में है, बॉडी में। बॉडी को कंफर्ट्स की जरूरत है, कन्वीनियंस की जरूरत है। लेकिन माइंड के ऊपर, जब सोच के ऊपर जाएंगे तो उसमें प्योरिटी की जरूरत, प्योरिटी ऑफ थॉट्स। वो हमारी परंपराओं जो हमारी बताती हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हमको बताते हैं, वो प्योरिटी ऑफ थॉट्स पे ज्यादा जोर देते हैं, ना कि आपको सुविधाएं देने के लिए आपके जो कंफर्ट्स हैं उनके ऊपर। तो जो थॉट्स की प्योरिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हमको हमारी परंपराएं देती है। मॉडर्निटी आपको क्या देती है? इस बॉडी की जो सुविधाएं, वो आपको मॉडर्निटी देगी। लेकिन जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, वो आपको माइंड की प्योरिटी देंगे, आपको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। जब हम, एक विचार है कि जब हमारे पास सब सुविधाएं याद रहती हैं, सब कुछ हो जाता है, तो हमारी जो सफरिंग्स हैं, हमारी जो पीड़ाएं हैं, वो सब हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? मैं समझता हूं 100% लोग समझते होंगे कि ये नहीं है, क्योंकि ये जो कंफर्ट्स हैं, ये सुविधाएं हैं, कभी पीड़ाओं का के ऊपर नहीं आ सकती, उनका अंत नहीं कर सकती। भूटान में, मैं भूटान गया था, वहां पे जो कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, वो ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन वो GNH पे ज्यादा जोर देते। मैं एक शहरी टिम्पू में गया था, तमाम गांव में गया था, तालाब वगैरह 2-3 गांव थे। वहां पे हर आदमी के चेहरे पे आपको मुस्कान नजर आएगी। उसके पास कम है लेकिन वो संतुष्ट है, वो खुश है। और क्रिमिनल केसेस, अपराध तो आपको तकरीबन नजारत नहीं, कोई आपको नहीं समझ में आएगा कि किसी ने किसी के साथ डिसरेस्पेक्ट से बात की, या किसी को परेशान किया, किसी से लड़ाई झगड़ा किया या चोरी की। इट इज ऑलमोस्ट निल।
तो देयर इज समथिंग बियॉन्ड मटीरियल वेल्थ। कलिकोट पुल जो अभी हाल में जिन्होंने आत्महत्या की, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री पुराने, मतलब फॉर्मर मुख्यमंत्री, उनके पास भौतिक चीजों की, किसी की मटीरियल, किसी चीज की कमी नहीं थी, उनके पास सब था, बंगला था, गाड़ी वगैरह सब, एवरीथिंग। और उनकी बात भी सुनी जाती थी क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनको कुछ लोगों ने धोखा दिया, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की? तो अगर ये मटेरियल चीजें आपको सुख देती हैं या आपको संतुष्टि देती हैं, आपको हैप्पीनेस देती हैं, तो वो क्यों आत्महत्या करते? ये बिल्कुल सही है कि इस चीज जो मटेरियल वेल्थ है आपकी, जो भौतिक धन है आपको, वो कभी भी आपको वो संतोष और सुख और प्रसन्नता नहीं दे सकता जो कि आपको आपके बौद्धिक, आपके विचार, आपकी सोच, आपके रीति रिवाज, आपके साथ लोगों का रहना, आपके संस्कार जो आपको सुख दे सकते। नेक्स्ट इज नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल, प्राकृतिक वर्सेस बनावटी। एक सादा जीवन नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जब आप रहते हैं तो आप बहुत संतुष्ट रहते हैं। आप अपनी लिमिट में, आपको मालूम है कि मैं कोई किसी तरह की बनावटी आर्टिफिशियल चीज नहीं पहने हुए हूँ, मैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी जो मेरी समझ है उसके हिसाब से रह रहा हूँ, मैं जो मेरी वेशभूषा है उसके हिसाब से, मैंने कुछ जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो नहीं पहना हुआ है, तब आप हमेशा बहुत खुश रहते हैं। जिस वक्त आप अपना, जो आपका एक नेचर नहीं है, आपकी प्रकृति नहीं है, और आप वो बनना चाहते हैं जो आप नहीं है, तब आप हमेशा अनहैप्पी रहेंगे या संतुष्ट रहेंगे, तब आपको वो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तब आप सोचेंगे कि मैं जिस तरह से अंग्रेजी को एक्सेंट के साथ बोल रहे हैं तो मैं भी उसके तरह बोलूं, उसने कुछ अलग तरह का पहनावा पहना हुआ है, उस तरह के उसका इस तरह से उनका सामाजिक जीवन है, हम भी उस तरह को अडॉप्ट करें। उससे आपको कभी, जब आप दूसरे की कॉपी करने लगेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप अपनी, जो आप हैं, अपना जो हमारा है, उसको आप अपनाएंगे, हमेशा खुश रहेंगे। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी वर्सेस यूनिफॉर्मिटी। डाइवर्सिटी, विविधता, ये हमारी एक धरोहर है। हमारे जो हिंदुस्तानियत है, मैं भारतीयता या हमारे देश की जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृत है, उसमें हमेशा हमने सबको साथ लेकर चला है। हर तरह की चीज, प्रकृति को भी साथ लिया है, जल को भी हम पूजा करते थे, हवा की भी पूजा करते हैं, चंद्रमा की भी पूजा करते थे, सूर्य की भी पूजा करते हैं। सबको साथ लेके हमने अपने एक जो समाज को बनाया है, सबको साथ लेके चलने का उसमें बनाया। लेकिन जब हम आज का मॉडर्निटी में देखेंगे आप, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, वो पारंपरिक है, आज जब आधुनिक उसमें आप जाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन, विश्वकरण हो रहा है पूरे। ग्लोबलाइजेशन में क्या है? यूनिफॉर्मिटी, समानता, हर जगह आपको एक तरह से कि किस तरह से काम करो, हर तरह की यूनिफॉर्म एक तरफ पहने हो, ये करो। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है। पूरा वर्ल्ड को आप एक तरह का नहीं बना सकते। हमारे विश्व में 700 करोड़ आदमी हैं, तो वो एक से कैसे हो सकते हैं? एक दो जुड़वा भाई भी होते हैं, बहनें होती हैं, वो भी एक, उनमें समानता नहीं होती, उनमें कुछ विविधता होती है, उनमें कुछ अंतर होता है। तो उसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको हमने मानना चाहिए कि ये जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमारी धरोहर है, और उसको हमने अपनाना है, उसको हमने साथ लेना है, उसको हमने सब लेके चलना है। हम इसको अलग नहीं कर सकते। इस डाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमारे जो बच्चे हैं वो दोनों बराबर एक से नहीं हो सकते।
नहीं होंगे कभी। एक बड़ा ब्रिलियंट होगा, दूसरे की कुछ और स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, एक एकेडमिक्स में अच्छा होगा। तो ये विविधता है, इसको सबको जब तक आप इस सबको ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, इस डाइवर्सिटी को, तब तक आप आगे नहीं जा पाएंगे। एंड लास्ट है हार्मनी वर्सेस कंपटीशन, आपसी मेल या स्पर्धा। जो मॉडर्निटी है वो आपको स्पर्धा की तरफ ले जाती है, कंपटीशन की तरफ ले जाती है, उसमें ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, ये सब आएंगे। और ट्रेडिशनल जो है आपसी मेल, सहयोग, वो आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं। आप सबको साथ लेके चलेंगे तो अपने आप ही आप आगे बढ़ेंगे। जब द्वेष होगा, तनाव होगा, आपस में एक दूसरे से ऊपर जाने, आपस में एक दूसरे के आगे जाने का, कि उसने 10,000 करोड़ कमाया, मैं 1100 करोड़ कमाऊंगा, तब ये सब चीजें, ये जो समाज की कुरीतियां हैं, ये सब आएंगी। वो जासूसी करेगा किसी की, और किसी को नीचे लाने के लिए गलत अनैतिक तरीके अपनाएगा, और तभी ये सब द्वेष, जलन, ये सब चीजें आएंगी। और वो पार्ट है जब स्पर्धा के वही चीज आप अचीव कर सकते हैं जब आपसी सहयोग और मेल के साथ। दोनों चीजें हैं, दोनों हैं, एक ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न। अब आपको इसमें देखना है कि कौन किस तरह से किसको अपने। मेरा कन्विक्शन है कि जो आधुनिकता है वो विचारों की है, वो सोच की है, वो इनोवेशन की है, वो रिसर्च की है, वो इन सब चीजों की है जिससे कि आप देश को अब अपने जो संस्कृत है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको आप आगे ले जा सकते हैं, उन चीजों के बारे में। लेकिन मॉडर्निटी हमेशा आपको, अगर आप जो ये डेफिनेशन है उसको मानते हैं, लेकिन मेरा जो कहना था, मॉडर्निटी का मतलब है मॉडर्निटी उन चीजों से है जिससे कि आप अपने सोच, विचार, जो दुनिया में ज्ञानी है, जो दुनिया में विद्वान है, जिसने अच्छी रिसर्च कर रखी है, जिसका नाम है किसी वैज्ञानिक रिसर्च के लिए, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। उसकी आपकी सोच इतनी अच्छी है, आप उससे किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में आप ट्रेडिशनल हैं, अपने रीत रिवाज में, अपने संस्कार में, वो आप सब अपने ट्रेडिशनल हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ये मैं थोड़ा समरी में कर रहा हूं दोनों को, इसके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम पर कोई बहस की अब जरूरत नहीं है। ये चीज वाकई में चोट करती है। मैं तो एक फौजी हूं, और ये मैं समझता हूं कि आप सबको भी दिल में चोट पहुंचती है, क्योंकि ये तो चीज है जिससे डे वन से, जिस दिन से हमने जन्म दिया है, हमको सब लोग भारत और इंडिया, भारत को माँ कहते हैं, अपनी माँ को हम प्यार करते हैं, तो वो सब चीजें हमारे खून में। तो इस पे कोई नहीं, और इसका अगर कोई इसकी अखंडता और प्रभुता पे कोई भी चोट करता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, चाहे कोई भी बुद्धिजीवी हो या कोई भी हो, जिसके कोई भी राजनीतिक कारण हो, लेकिन किसी भी कारण से इस चीज के ऊपर ये बाउंड्रीज हैं जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी भी नहीं तो लेजर फेयर हो जाएगी, हम लोग सब जानवर हो जाएंगे। डेमोक्रेसी भी उनकी बाउंड्रीज हैं, विद इन दोज बाउंड्रीज आप जो भी कुछ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड दोज बाउंड्रीज जिस दिन जाएंगे तो आप डेमोक्रेसी को भी, आप उसकी भी हानि कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी। हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं, हमारे प्रतीक हैं राष्ट्र के, हमारा नेशनल सॉन्ग, हमारा झंडा, अभी एक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कुछ दिनों पहले, स्वाधीनता दिवस से कुछ ही दिन पहले की बात है, एक स्कूल ने बोला कि हम
राष्ट्रगान स्वाधीनता दिवस के दिन नहीं गाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि रोज आप गाएं, लेकिन स्वाधीनता दिवस एक ओकेजन है जिस दिन पूरा देश, एक सेरेमोनियल ओकेजन है। उस दिन भी आप राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। क्यों नहीं गाएंगे? क्योंकि उसमें भारत भाग्य मिलाकर आता है, भारत हमारे भाग्य का घर आता है, लेकिन हम नहीं समझते कि भारत हमारे भाग्य का घर है। और किसी भी कारण से उन्होंने मन, इस चीज के ऊपर कोई वो नहीं है। देश सर्वोपरि है, आपके ऊपर है, आपके रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर है, आपके संस्कारों के ऊपर है, आपके रीति रिवाजों के ऊपर है, सबसे ऊपर देश है। अगर देश नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहोगे, ये समझ लीजिएगा। और देश के प्रति यही जब तक भावना रहेगी तभी तक ये देश रहेगा। हमारा जो इंडियन सिस्टम है, इतने साल की गुलामी के बावजूद, तकरीबन 1000 साल तक हम लोग, उसके बावजूद इस पे कोई चोट नहीं कर पाया, हमारी परंपराओं को तोड़ नहीं पाया। हम उससे बिना किसी चोट के, बिना किसी तरह से हम इंजर्ड हुए, हम बिल्कुल सही सलामत बाहर निकले। और इसीलिए 1835 में लॉर्ड मैकाले ने, जब वो यहाँ पे इंडिया भेजे गए थे स्टडी करने के लिए, उन्होंने लिखा था कि इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, इनका जो नैतिकता है, वो इतनी मजबूत है कि इसको आप, कोई भी देश इसको गुलाम बना के नहीं रख सकता जब तक कि इसका नैतिक पतन और इनकी जो कल्चरल धरोहर है, इनकी सांस्कृतिक धरोहर है, उसका पतन ना किया जाए, दमन, उसको तोड़ा नहीं, डिस्ट्रॉय ना किया। अगर लॉर्ड मैकाले ने उस चीज की इतना स्ट्रॉन्ग उससे किया है, तो हमको उस पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? हम उसको गर्व से क्यों नहीं स्वीकार करते? हम उसको वो सम्मान क्यों ना दें? हम उसको क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? हम उस परंपरा को क्यों तोड़ना चाहते हैं? इसमें कुछ तो जरूर होगा कि एक विदेशी जो कि हमारे देश में राज्य करना चाहता था, उसका ये निष्कर्ष था। और जो सबसे दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा कि जो वो 1000 साल का विदेशियों का रूल और इन्वेडर्स का रूल नहीं कर पाया, वो हमने इतने कम समय में हिंदुस्तान में कर दिया। क्या है इसकी, हमने कुछ ना कुछ जरूर इस पे आप लोगों का जो सोच है, विचार है, जरूर इसमें जरूरत है आज के दिन इस तरफ गौर करने की और इस पे जरूर विचार करने की, और क्या हम कदम उठाएं जिससे कि दोबारा से हम वही जो हमारी धरोहर है, वही हमारी संस्कृति है, वो उसके ऊपर उसी शिखर पर ले जाएं। हमने जिंदगी में हम बचपन से यही सीखा था कि जो भौतिक चीजें हैं, मटेरियल वेल्थ है, वो कोई वेल्थ नहीं है। सबसे बड़ा जो धन है वो विद्या धन। ये मैं समझता हूँ आप सब लोगों ने भी, और आज जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं, विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट में हैं, तो आप जैसों से बढ़ के कोई इस चीज को नहीं जानता होगा कि विद्या कितनी बड़ी चीज है। तो आज वो विद्या धन क्यों पीछे चला गया और दूसरी चीजें क्यों आगे चली? We need to definitely have a relook at this and review, और जहां भी हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं इस बारे में हमको जरूर लेने चाहिए। हमारे पास तमाम उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस, ईश्वरचंद विद्यासागर, आपको याद होगा बचपन में जो किताबों में पढ़ा था कि एक रात को जब वो स्टेशन पे उतरे, एक बूढ़ी महिला छुटो रही थी जाड़े के दिन के उस वक्त, उन्होंने अपनी शॉल उतार के उसको, वो आज तक मेरे दिमाग में एकदम साफ है कि वो किस तरह के आदमी होंगे कि 2 मिनट में उन्होंने दूसरों के लिए वो चीज दे दी। इसी तरह राजा हरिश्चंद्र, महारानी पद्मिनी, जिन्होंने कि किसी डर से अपना गला काट लिया और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये सब हमारे पास कमी नहीं है उदाहरणों की, और वो चीजें हम हमेशा उनसे शक्ति हमको मिलती है और उनको लेकर हम आगे काफी कुछ करेक्ट कर सकते हैं। एथिक्स, नैतिकता, नैतिकता को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं?
बेसिकली मैं समझता हूं कि नैतिकता वह चीज है कि सही और गलत के बीच में किस तरह से आप दोनों को अलग कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। और इसमें यह नहीं होना चाहिए कि ये मेरे हिसाब से सही है और मेरे हिसाब से ये गलत है। ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम सब समझते हैं कि दुष्कर्म करना पाप है, तो इसमें हर आदमी को ये कहना चाहिए कि ये नहीं कि एक वॉइस कहे कि नहीं वो तो बच्चे हैं, ये सर